हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स टॉक विद हिमांशु सैन। दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको भारतीय संविधान, भारत की राज्य व्यवस्था, जिसके राइटर हैं एम लक्ष्मीकांत। दोस्तों, इस किताब में लगभग 80 चैप्टर हैं और दूसरी जो हम इसी में पार्ट 2 के नाम से पढ़ाएंगे वो भी यही बुक है, जिसमें लगभग हम 15 चैप्टर और नहीं पढ़ेंगे, ऑडियो बुक के माध्यम से ही। दोस्तों, इस बुक का पहला चैप्टर है हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चलिए देर नहीं करके शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, जो हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है भारतीय संविधान की, उसके बारे में। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थीं, यद्यपि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इनके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षकों के अंतर्गत कालक्रमबद्ध रूप से यहाँ दी गई है। पार्ट 1, पहला, कंपनी का शासन, जो 1773 से 1858 तक रहा। दूसरा था सम्राट का शासन, यानी कि ताज का शासन, 1858 से 1947 तक रहा। उसके बाद कंपनी के शासन के बारे में पढ़ते हैं, जो पार्ट 1 है हमारा, 1773 से 1858 तक। इसमें सबसे पहला अधिनियम जो था दोस्तों, वो था रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यह था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। पार्ट, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में पार्ट, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में, इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी, जो विशेषताएं हमारी 5 हैं। पहली विशेषता यह है कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इसके द्वारा मद्रास व बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। पार्ट 4, इसके जो हमारी विशेषता है वो 4 है। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। 5वीं विशेषता है हमारी, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। दोस्तों, अब हमारा 1781 का संशोधन अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं।
दोस्तों अब हम पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून की निम्नलिखित विशेषता थी, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहली विशेषता थी कि इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। इस कानून ने दूसरी विशेषता है हमारा, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। नंबर 3, इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करे। नंबर 4 विशेषता, इस प्रकार द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। नंबर 5 विशेषता, इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिलों प्रोविजनल कोर्ट्स ऑफ काउंसिल्स के लिए नियम विनियमन बनाने के लिए अधिकृत किया गया। अब हम पहुंचते हैं 1786 का अधिनियम एक्ट ऑफ 1786 से पहले पढ़ेंगे हम 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। इसकी कुछ विशेषता थी दोस्तों, इन विशेषताओं के बारे में मैं वर्णन करता हूँ। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। पहला है, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। दूसरा है, इसने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधनों के लिए नियंत्रण बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार दैत्य शासन की व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। तीसरा है, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब हम आते हैं अपना 1786 का अधिनियम एक्ट ऑफ 1786 के बारे में। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्तें या मांगें रखीं। उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानूनों में प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं अगले चार्टर कानून की। 1793 का चार्टर कानून, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस कानून की निम्नलिखित विशेषता थी। पहली विशेषता क्या थी? इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों व प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया। दूसरी विशेषता क्या है? इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। तीसरा, इसने भारत पर व्यापार के एक अधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। नंबर 4, इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्त कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। पांचवी विशेषता, इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में ही भुगतान किया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं नए चार्टर को। चार्टर कानून 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। पहली विशेषता है,
इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कमी के एकाधिकार को बहाल रखा। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। नंबर 3 विशेषता, इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। नंबर 4, इस कानून ने भारत में ब्रिटिश इलाकों में वंशियों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। नंबर 5वीं विशेषता, इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था की। अब हम पढ़ते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। पहली विशेषता है, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका से असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाई गई कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। नंबर 3 विशेषता, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चौथा, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसने कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब हम नई चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो है 1853। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। पहली विशेषता, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विशाल पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद को गठन किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की शाखाओं ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसने वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्यों के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरियों और प्रक्रियाओं की जरूरत थी। दूसरा, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का प्रारंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। नंबर 3 विशेषता, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसने किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। नंबर 4 विशेषता, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की, दूसरे पार्ट की, ताज का शासन, जो 1858 से 1947 तक रहा। 1858 का भारत सरकार अधिनियम
इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियों ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। पहली है, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। नंबर 2 विशेषता, इस अधिनियम में नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी। तीसरा, एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारत प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। नंबर 4 विशेषता, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। नंबर 5 विशेषता, इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड के मुकदमे करने का अधिकार था। इस पर मुकदमे किए जा सकते थे। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरियों में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारत सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। दूसरा है हमारा अधिनियम 1861 का भारत परिषद अधिनियम, जो ताज के शासन के बाद का है। 1858 में ताज का शासन था, उसके बाद ये दूसरा अधिनियम आया। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861 और 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसकी विशेषता निम्नलिखित थी, जो इस प्रकार है कि पहले है, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। दूसरी विशेषता है इसकी कि इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रियाओं की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। नंबर 3 विशेषता है, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। नंबर 4 विशेषता है, इसने व्यवसाय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। 5वां, इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुतियों के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। अब हम आते हैं एक नए चार्टर पर, जो है हमारा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को विशेषता इस प्रकार थी कि पहली विशेषता है कि इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। दूसरा, इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। नंबर 3, इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल
चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकनों के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर के जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। नया अधिनियम हमारा दोस्तों 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मॉर्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। पहला, इसने केंद्रीय और भारतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषद में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। दूसरा, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। तीसरी विशेषता, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। नंबर 4 विशेषता, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। नंबर 5 विशेषता, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। ऐसी प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया। नया अधिनियम है दोस्तों हमारा भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1922 से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। पहली विशेषता है कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूची के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। दूसरा, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध यूनानी शब्द डाई आर्क से व्युत्पन्न शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल ही रही। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता। चौथा, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। नंबर 5 विशेषता, इसने सांप्रदायिक आधारों पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांतों को विस्तारित कर दिया। 6, इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के अधिकार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकारी प्रदान किया। 7वां, इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालयों का सृजन किया और अब तक भारतीय सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्तों को स्थानांतरित कर दिया गया। 8वीं विशेषता है हमारा दोस्तों, इससे
एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अंततः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। 10वीं विशेषता, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसके कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। एक आयोग आया जिसका नाम था साइमन आयोग, जो हमारी नई हेडिंग है दोस्तों। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्य वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना व सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिश की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समितियों के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधन के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया। सांप्रदायिक अवॉर्ड, जो हमारी एक नई हेडिंग है, उसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की, जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से भी जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्थाओं से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड के संशोधन में के लिए पूना की अरविंदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेता और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से भी जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं एक नए अधिनियम के बारे में जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। जो हमारी पहली विशेषता है वो कुछ इस प्रकार है कि इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघ सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय, समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियों को बंटवारा कर दिया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गईं। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नरों को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई, 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। तीसरी विशेषता है हमारा दोस्तों, इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। चौथा, इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद में और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। पांचवा, इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। इसने भारतीय शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। 7वां विशेषता, इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। 8वीं विशेषता क्या थी? इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 9वीं विशेषता क्या रही 1935 अधिनियम की? इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। 10वीं विशेषता थी हमारा, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। अब हम बात करते हैं कि नए अधिनियम की, जो अंतिम अधिनियम भी था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी, इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। दूसरी विशेषता क्या थी दोस्तों इसकी? इसने भारत का विभाजन दूसरी विशेषता थी इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र और भारत को और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके बाद उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का नियंत्रण नहीं होना था। चौथा, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभा को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। पांचवा, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। छठा विशेषता, इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गईं। सातवीं विशेषता, इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। आठवां, इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहें तो भारतीय डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। नौवां, इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने पर भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। 10वां विशेषता, इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृति करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। 11वीं विशेषता, इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नर को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। उन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। 12वीं विशेषता, इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। 13वां, इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियों करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारी को यह सुविधा मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गईं। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अंतरिम सरकार 1946 के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं और कह सकते हैं कि ये हमारा पहला मंत्रिमंडल भी था।
पहला क्रम संख्या सदस्य धारित विभाग। पहला था हमारा जवाहरलाल नेहरू, जो परिषद के उपाध्यक्ष राष्ट्रमंडल संबंध और तथा विदेशी मामले देखते थे। दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय मिला। तीसरे थे राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें खाद्य व कृषि मंत्रालय विभाग मिला। चौथे थे जॉन मथई, खाद्य व नागरिक आपूर्ति। पांचवें जगजीवन राम, श्रम विभाग। छठा सरदार बलदेव सिंह, रक्षा विभाग। C.H. भाभा, कार्य खान और ऊर्जा विभाग। आठवां लियाकत अली खां, वित्त विभाग। नौवां अब्दुल रब निश्तार, डाक व वायु धारित विभाग। 10वां आसिफ अली, रेलवे एवं परिवहन विभाग। 11वां श्री राजगोपालाचार्य जी, शिक्षा व कला विभाग। 12वां I चुंद्रीगर, वाणिज्य विभाग। 13वां गजनफर अली खान, स्वास्थ्य विभाग मिला। 14वां था जोगिंदर नाथ मंडल, विधि विभाग। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 हुआ। क्रम संख्या सदस्य और धारित विभाग हुए। कुछ इसमें विभाग बदल भी गए थे दोस्तों, नए लोगों पर आ गए विभाग। पहला है जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध दिए। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना और प्रसारण राज्यों के मामले देखे। तीसरा है राजेंद्र प्रसाद जी, खाद्य व कृषि विभाग देखा इन्होंने। चौथा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, शिक्षा विभाग देखा इन्होंने। पांचवा है डॉक्टर जॉन मथई, रेलवे परिवहन मंत्री बने ये। छठा है R.K. षणमुगम शेट्टी, जो वित्त विभाग देखा जिन्होंने। सातवां है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, विधि धारित विभाग मिला इन्हें। आठवां था जगजीवन राम, जो श्रम विभाग मिला था जिन्हें। नौवां है सरदार बलदेव सिंह जी, जिन्हें रक्षा विभाग मिला था। 10वां है राजकुमारी अमृता कौर, स्वास्थ्य विभाग मिला इन्हें। 11वां है C.H. भाभा, जिन्हें वाणिज्य विभाग मिला। 12वां है रफ़ी अहमद किदवई, जिन्हें संचार विभाग मिला। 19वां है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग व आपूर्ति विभाग मिला जिन्होंने। और 14वां है आपका नरहर विष्णु गौडगिल, कार्य खान व ऊर्जा विभाग मिला। दोस्तों, हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, जिसका नाम था भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।